11 में बच्चे काफ़ी इंजॉय करने के मूड में रहते हैं, लेकिन बच्चों ये बातें आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए कि इंजॉय करने के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई पर भी अब ध्यान दो, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं, आपके फेस्टिव सीजन जिस तरह से तेज़ी से जा रहे हैं, आप अपने पढ़ाई में भी उसी सक्रियता से आगे की ओर बढ़ो। इसीलिए हम क्लास 11 के बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस, कुछ सेलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको देने जा रहे हैं। विशेषता ये है कि इस एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ हम आपको कॉन्सेप्ट भी बताने जा रहे हैं। तो बच्चों, आप भी अपने कॉपी कलम ले लो और ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखो, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनके पार्ट ए का स्टडी करने हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। इसका पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ significant figure, which of the following is the number of significant figure in Avogadro number। आपको ये एवोगाड्रो नंबर दिया गया है, आपको बताना है कि इस एवोगाड्रो नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? तो बच्चों इसमें देखो कि जो भी एक्सपोनेंट होते हैं, जो 10 के पावर्स होते हैं, वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखें 6.023, यहाँ पर पॉइंट के बाद जीरो है, उसके बाद बिना जीरो वाली संख्या है। ऐसी स्थिति में ये चारों के चारों होंगे आपको सिग्निफिकेंट फिगर, ये चारों होंगे सिग्निफिकेंट फिगर। SF फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब कि आपका सही ऑप्शन है ए, सही ऑप्शन है ए। समझ रहे हैं बात? आ रही है समझ में? ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इज, आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से कौन ऑप्शन सही है, ठीक है। इसको आप देखें तो देखिए, यहां देखें बच्चों कि mass of 1 mole of carbon atom, 1 mole of carbon atom is equal to होता है 12 ग्राम, 12 ग्राम। और बच्चों आप जानते हो कि एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? एक मोल में एटम्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। कहीं कहीं 23 भी यहाँ लिखा हुआ है, 6.023, कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब कि एक मोल में आपको 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हुए। इसका मतलब कि मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स इज इक्वल टू 12 ग्राम। समझे? इसलिए मास ऑफ वन कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आपको इसको सॉल्व करें आप, ठीक है। 12 में इतना से डिवाइड करें, आप जानते हो बच्चों, डिवाइड करोगे तो आपको आएगा 1.99, और ये 10⁻23 है, ऊपर जाएगा तो आपका आएगा 10⁻⁻23, ठीक है। तो मास ये इतना ग्राम हुआ। अब बच्चों आप समझ गए होंगे कि इसका सही ऑप्शन होगा ए, ठीक है। आप भी सीखो, मेरे साथ आप लोग भी बनाओ, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। चलिए तीसरे सवाल की ओर चलते हैं।
Which of the following pairs of gases contains same number of molecules? सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ आपको हर ऑप्शन में दो गैसेस दी गई हैं, ठीक है। इसमें आपको देखना है कि सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस ऑप्शन में होगा। इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इसको कैलकुलेट करने के लिए देखें कि आप यहाँ दिया गया है 20 ग्राम्स, 20 ग्राम्स यहाँ CO2 का कितना होता है मोलर मास। CO2 का मोलर मास हो गया आपको 12 प्लस 16 इंटू 2 44 ग्राम, ठीक है। आपको ये हो गया आपको मोलर मास ऑफ CO2। गिवन मास, ये आपका गिवन मास है, दिया गया मास है गिवन मास। आप क्या करें कि इससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। बच्चों आप जानते हो नंबर ऑफ मोल्स का आइए यहाँ पर जगह है, नंबर ऑफ मोल्स का n इज इक्वल टू होता है गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास, ठीक है। तो यहाँ 20 ग्राम CO2 के लिए क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा 22/44, दैट मीन्स 0.5 मोल। ये कैसे आया, मोल कैसे आया मालूम है? देखिए यहाँ पर, यहाँ 22 ग्राम हमने लिखा और मोलर मास को हम लिखते हैं 44 ग्राम पर मोल, 44 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास का यूनिट है। ग्राम यहाँ कैंसिल, यहाँ आपको आ गया 2 इज इक्वल टू 0.5। ये मोल बच्चों आप ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका मोल, माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0.5 मीन्स हाफ मोल CO2 का है, हाफ मोल CO2 का है। इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के क्या होंगे, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है, यहां देखें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स, कुछ भी आपको दिया गया हो, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू Na, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, n इंटू Na। तो आपका n आ गया 0.5 मोल। तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 0.5 इंटू Na मीन्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इतना मोल हो गया, ठीक है। ये 20 ग्राम CO2 में। अब इसमें देखें N2 में क्या है, N2 का मोलर मास होता है, N2 का मोलर मास कितना होता है, ये हो गया 28 ग्राम, जो हो गया वो हो गया मोलर मास ऑफ N2, मोलर मास ऑफ N2, ठीक है। एक N2 का मोलर मास हुआ, इसका मतलब कि इसमें आप मोल निकालोगे तो गिवन मास भी आपका है 28 और मोलर मास भी 28 है, ये कैंसिल होके आएगा आपका 1 मोल। तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। यहां पर मोल्स आपको कितना, इस केस में कितना आया है, 0.5 इंटू Na, हाफ मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, जबकि इसमें आ रहा है
1 इंटू एवोगाड्रो नंबर, तो दोनों आपस में सिमिलर नहीं हैं, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में देखें, N2 का 14 ग्राम, N2 का 14 ग्राम, तो N2 का 14 ग्राम में आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो N2 का होता है 28, देखो यहाँ पर दिया गया है। 14 ग्राम्स में नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, 14/28 इज इक्वल टू 0.5 मोल, ठीक है। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा बताइए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा 0.5 इंटू Na। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर, सब में यही फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें हाफ मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर आप जानते हो 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, हमने लिखा है, यहाँ लिख देते हैं फिर 6.022 इंटू 10⁻23, ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है एवोगाड्रो नंबर का। अब ये देखिए ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, तो O2 का मोलर मास कितना हो जाएगा, O2 का मोलर मास हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन है 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32 ग्राम पर मोल, ठीक है। यहां मोलर मास इतना दिया गया है, मोलर मास होता है 32 ग्राम पर मोल, लेकिन गिवन मास दिया गया है 16 ग्राम, ठीक है। तो N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा 16/32, यूनिट आप रख के देखोगे तो इसका कितना आएगा 1/2, ये कैंसिल होगा तो इज इक्वल टू 0.5 मोल, ठीक है। तो इसमें भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 0.5 इंटू Na, ठीक है। इसका मतलब कि आपका सही ऑप्शन बच्चों क्या होगा, आप समझ गए होंगे, सही ऑप्शन होगा बी। आपको क्या, विच ऑफ द पेयर्स ऑफ गैसेस contains the same number of molecules, तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 14 ग्राम N2 और 16 ग्राम O2 में होगा, ठीक है। आप अपने से प्रैक्टिस करो, अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एट व्हाट टेम्परेचर विल द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल गिव द सेम वैल्यू, कौन सा टेम्परेचर है जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस सेम वैल्यू देगा। तो इसमें आप थोड़ा निकाल लें, आपका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखें, फॉर्मूला को हम ऊपर लिख दे रहे हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, ठीक है। ये फॉर्मूला हुआ। आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल दोनों में वैल्यू सेम होना चाहिए, तो आप एक कॉमन वैल्यू मान लो दोनों स्केल के लिए, और लेट द कॉमन वैल्यू इज इक्वल टू एक्स, कॉमन वैल्यू एक्स मान लें, ठीक है। एक्स वैसा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड दोनों में सेम है, इसको हमने मान लिया। तो क्या करेंगे, एक्स को इन दोनों के बदले आप रख दो, तो क्या आपको मिला एक्स इज इक्वल टू 9/5, डिग्री सेंटीग्रेड के लिए भी आप यहाँ x रख दो, तो हम यहाँ इसको x कर दिए प्लस 32। समझ रहे हैं बच्चा लोग, समझ रहे हैं।
अब इसको सॉल्व करें केजी नर्सरी के स्टाइल में, केजी नर्सरी के स्टाइल में सॉल्व करें। कैसे? इसको एक जाति वाले को एक साथ लाओ, एकदम जीरो लेवल से बता रहा हूं आप लोग को। अब इतना तो यार आप कर ही सकते हो, ठीक है। यहां बच, इसको हम लेफ्ट साइड में लाए, यहां बच गया आपको 32, ठीक है। अब इसको 1 मान ले तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 5 और 5 1 5 या 5, यहाँ हो जाएगा 5x माइनस 9x इज इक्वल टू 32, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, आप खुद इसको बनाओ ना यार, अपने बनाना चाहिए, हमको ये सब नहीं बनाना चाहिए। माइनस 4x बाई 5 इज इक्वल टू 32 इसलिए बना रहा हूँ कि जीरो लेवल के बच्चे भी माने इस न्यूमेरिकल को बना सकें, घबराएं नहीं। ये बहुत सिंपल सा सवाल है। और यहाँ देखें माइनस 4x इज इक्वल टू 32 इंटू 5 को उधर लाए तो क्या हो गया? और x इज इक्वल टू माइनस को उधर लाए, माइनस 5 दून 10 के 0 हाथ में 1 3 5 5 1 15 3 5 15 1 16, ये नीचे आएगा 4 4 चौका 16 माइनस 4 0। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका मतलब कि वो टेम्परेचर है आपको -40, जो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड दोनों में सेम, दोनों में कॉमन है, ठीक है। खुद बनाइए, बहुत सिंपल है। अब देखें, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 8.0008। बच्चों आप जानते हो कि जब जीरो, दो नॉन जीरो डिजिट बिना जीरो वाली संख्या के बीच में हो तो वो भी जीरो, वो सभी जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। इसका मतलब कि इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर आपको क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा आपको 3 और 2 5, ठीक है। इसका मतलब कि सही आंसर होगा आपका डी। बच्चा लोग थोड़ा सा यहाँ हम लोग देख लें इसके बारे में। मान लीजिए कि आपके पास दिया गया है 0.008, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा बच्चा लाल? कितना होगा? रूल क्या कहता है कि अगर डेसिमल के बाद जीरो हो और उसके बाद नॉन जीरो डिजिट हो, बिना जीरो वाली संख्या हो, तो ये जो बाएं वाले डेसिमल के दाहिने और नॉन जीरो डिजिट के बाएं वाले जो ये 2 जीरो होते हैं, ये बच्चा लोग नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। इनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। तो इस यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 1। एक दूसरा केस देख लें। अगर मान लीजिए आपको दिया गया है 0.800, यहां देखें पॉइंट के बाद जीरो, उसके बाद नॉन जीरो डिजिट, बिना जीरो वाली संख्या। यहां पर क्या है? पॉइंट के बाद नॉन जीरो डिजिट, पॉइंट के बाद बिना जीरो वाली संख्या। ध्यान दें, पॉइंट के बाद बिना जीरो वाली संख्या, तब जीरो है। ये जीरो निश्चित रूप से सिग्निफिकेंट होंगे। क्या समझे? पॉइंट के बाद बिना जीरो वाली संख्या, उसके बाद जीरो हो, तो ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट होंगे, माने इनको छोड़ा नहीं जा सकता है। तो इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या क्या हो जाएगी? इस केस में हो जाएगी 3। जबकि एक दूसरा केस देख लें। अगर आपके सामने केवल 800 है, ठीक है, तो यहां पर ये 8 नॉन जीरो डिजिट है। नॉन जीरो डिजिट के बाद कोई डेसिमल नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 जीरो होंगे,
ये महत्वपूर्ण नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻², और ये जो एक्सपोनेंट 10 की पावर्स वाली संख्याएं हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं, सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं। इसलिए इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर होगा 1। समझ रहे हैं बात? लेकिन एक तीसरा केस देख लें, 800.0, ठीक है। इस केस में आप देख रहे हो डेसिमल के पहले भी 0 और बाद में भी 0। वैसी स्थिति में ये सभी संख्याएं सिग्निफिकेंट होंगी, महत्वपूर्ण होंगी। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या हो जाएगी 4। बच्चा लोग, हम इसलिए बोल दिए कि ये आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम्स की ओर चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 58.5 ग्राम्स ऑफ NaCl। टोटल नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ आयंस, तो इसमें पहले मोल आप निकाल लो। यहां देखें NaCl का दिया गया है, NaCl का मोलर मास कितना होगा? NaCl का मोलर मास होता है आपको 23 प्लस 35.5, जो आप ऐड करोगे तो आएगा 58.5। लेकिन यहां देखना है कि NaCl डिसोसिएट हो जाता है, NaCl डिसोसिएट हो जाता है Na प्लस और Cl माइनस में, ठीक है। तो यहां पर NaCl का 1 मोल, NaCl का 1 मोल देता है हमको Na प्लस का 1 मोल, Na प्लस का 1 मोल और Cl माइनस का 1 मोल, Cl माइनस का 1 मोल देता है, ठीक है। तो यहां पर नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे? नंबर ऑफ आयंस होंगे 2 मोल्स ऑफ नंबर ऑफ आयंस, 2 मोल्स ऑफ नंबर ऑफ आयंस, 1 मोल Na प्लस का और 1 मोल Cl माइनस का, 1 मोल Cl माइनस का। ये देखिए ये है Cl माइनस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इन ब्लड इज 6 ग्राम पर लीटर, 6 ग्राम पर लीटर, ध्यान दें ग्राम पर लीटर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मोलरिटी, करेक्ट मोलरिटी ऑफ ग्लूकोज। बच्चों यहां पर मोलरिटी, मोलरिटी आप कैसे डिफाइन करते हो? इसको यहां देखते हैं हम लोग, मोलरिटी जिसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर। चूंकि बच्चे अभी नए नए हैं इसलिए इतना इसको दे रहा हूं, ठीक है। आपको यहां नंबर ऑफ मोल्स है, N क्या है बच्चों? N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। आपको क्या दिया गया है? ग्राम, ग्राम दिया गया है। यहां पर लीटर तो है ही, पर लीटर तो है ही, क्योंकि यहां लीटर में फॉर्मूला में वॉल्यूम जो होता है लीटर में है, तो लीटर में आपको ऑलरेडी दिया गया है। आपका काम किया है कि केवल ग्राम को आप मोल में कन्वर्ट कर दो, ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर दो। तो मोल का फॉर्मूला आप जानते हो, N इज इक्वल टू होता है गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास। तो आप ग्लूकोज का मोलर मास पहले निकाल लो। ग्लूकोज का मोलर मास आपने निकाला भी होगा, देखिए कार्बन 6, तो कार्बन 6 हो गया 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन 12, 1 इंटू 12 प्लस 6, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन का 16 इंटू 6, तो ये हो गया 12 छक 72 प्लस 12 प्लस 16 छक 96, कितना हो गया? 2 2 4 6 10 के 0 हाथ में 1, 7 1 8 1 9 9 9 18।
180 ग्राम पर मोल, 180 ग्राम पर मोल। ये हो गया मोलर मास किसका? ग्लूकोज का। तो N इज इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास बाई मोलर मास। ग्लूकोज यहाँ, ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज है यहाँ सॉल्यूट, गिवन मास बाई मोलर मास। ठीक है, ये तो बार बार नहीं लिखना चाहते हैं। गिवन मास कितना दिया गया है? 0.9, 0.9 बाई 180। हाँ, ये डेसिमल हटाएंगे 10, 9। ठीक है, यहाँ 20 हो गया। ठीक है, 20 हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अब इसको सॉल्व करो ना, सॉल्व करो तो ऐसा लिख दो 1/2 इंटू, यहाँ आप लिख सकते हो ना 100। ठीक है, 100 लिख सकते हो। मैंने कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए अब इसको आप लिख लो 0.5, और ये गया आपको 10 टू द पावर -2। -2 का मतलब क्या हुआ? -2 का मतलब क्या हुआ कि और 0.20 आप दे दो, इतना m। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। बात समझे? बात समझे क्या किया? केवल इसको 0.9 ग्राम को हमने मोल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, लीटर तो है ही। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर? कौन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है? तो मोललिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ये जानते हो बच्चों, आप जानते हो, बहुत अच्छी बात है इन kg। लेकिन वैसे स्टूडेंट के लिए जो अभी तक एंजॉय कर रहे हैं, जरूरी है ये बताना। ठीक है, मोलरिटी क्या होता है? मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर इन लीटर। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? ये रेशियो है। अगर रेशियो है सॉल्यूट और टोटल सॉल्यूशन में प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स का। अगर मान लीजिए एक कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स, हम मोल फ्रैक्शन को x मानते हैं, एक कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स हमने मान लिया Na, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स एक कंपोनेंट का A और दूसरे कंपोनेंट का Nb, दूसरे कंपोनेंट का हमने माना Nb। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन इज सेड टू बी मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन में नंबर ऑफ मोल्स टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं, ये कांस्टेंट नंबर होते हैं। एंड मास परसेंटेज, ये भी रेशियो है। मास ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट, किसी एक कंपोनेंट का मास ले लो आप। मान लें हम WB सॉल्यूट का ले रहे हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, हमने इस पर वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, इंटू 100। अब इस पर कैलकुलेट कीजिए बच्चों कि कौन डिपेंडेंट होगा टेम्परेचर पर। टेम्परेचर पर वही डिपेंडेंट होगा जो जिसके एक्सप्रेशन में वॉल्यूम टर्म प्रेजेंट होगा।
जिसके एक्सप्रेशन में वॉल्यूम टर्म प्रेजेंट होगा, क्योंकि मास इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। नंबर ऑफ मोल्स इज कांस्टेंट नंबर, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, एंड इट इज परसेंटेज टर्म्स, परसेंटेज ऑफ मास, एंड मास इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। इसका मतलब कि सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम्स की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स? मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स किस में होंगे? देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला है n इंटू एवोगैड्रो नंबर, n इंटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला है, आप जानते हो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स भी इसी फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहां आपको नंबर मोल्स दिया गया है, ध्यान दीजिए, मोल्स दिया गया है, मीन्स n का वैल्यू दिया गया है 18 मोल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप कैसे निकाल लोगे? डायरेक्ट n इंटू Na, ठीक है, इज इक्वल टू 18 इंटू Na का वैल्यू हमने दे दिया है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यहां पर देखें, केवल 18 मॉलिक्यूल्स, केवल मॉलिक्यूल्स की संख्या 18 है, मॉलिक्यूल्स की संख्या 18 है। ठीक है, तो इसमें Na यूज होगा ही नहीं। और यहां पर देखें 18 ग्राम्स दिया गया है ऑफ वाटर, तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना होगा। वाटर का मोलर मास भी होता है 18 ग्राम्स, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? 18 ग्राम्स, ये गिवन मास हो गया बाई 18 ग्राम्स पर मोल, 18 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, ये मोल का यूनिट है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, मोल ऊपर गया, इसका मतलब 1 मोल। इसका मतलब कि n का वैल्यू आपने कितना आया? 1। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा n इंटू Na इज इक्वल टू 1 इंटू Na। ठीक है, इस केस में हो गया। इस केस में है 18 इंटू Na, जबकि यहां 1.8 ग्राम्स। आप बिल्कुल समझ गए होंगे, 1.8 ग्राम्स में आपको क्या हो जाएगा? n का वैल्यू क्या निकलेगा? 1.8 ग्राम्स डिवाइडेड बाई 18 ग्राम्स पर मोल, 18 gm मीन्स ग्राम पर मोल। ठीक है, ये कैंसिल। अब यहां पर क्या करेंगे? यहां पर 18, तो इसका आंसर क्या आएगा आपको? यहाँ आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हटा दो, ये कैंसिल, तो ये हो गया आपको 1/10, मोल ऊपर गया, मोल इज इक्वल टू 0.1 मोल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 0.1 इंटू Na, 0.1 इंटू Na। ठीक है, ये देखिए, ये इसका वैल्यू हुआ। तो इसमें बच्चों आप क्लियर वे में देख रहे हो कि इसका सही ऑप्शन होगा ए, क्योंकि ए में है 18 इंटू नंबर, एवोगैड्रो नंबर तो सब में कॉमन है, उसका मल्टीपल जो 18 है वो ए में सबसे अधिक है। ठीक है, आप खुद इसको बनाने के बाद आप खुद प्रैक्टिस करो बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेन सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज आर प्रेजेंट इन 16 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12, 16 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12। तो 16 ग्राम्स मीन्स ये है आपका गिवन मास, और कार्बन 12 का मोलर मास होता है
कार्बन 12 का मोलर मास होता है, मोलर मास ऑफ कार्बन 12, ये आइसोटोप है, इज इक्वल टू 12 ग्राम पर मोल, 12 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इसके लिए N का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 ग्राम्स, 8 ग्राम्स ऑफ मीथेन। अच्छा, इसमें पहले निकाल लें N का वैल्यू। N का वैल्यू कितना हो जाएगा, N का वैल्यू हो जाएगा 6 ग्राम्स डिवाइडेड बाई 12 ग्राम पर मोल, 12 ग्राम पर मोल, 12 ग्राम पर मोल। पहले भी आपको बता चुके हैं, ग्राम ग्राम कैंसिल, 6 दूना 12, ये हो जाएगा 1/2 मोल इज इक्वल टू 0.5 मोल, 0.5 मोल। एटम्स कितने होंगे, एटम्स कितने होंगे, हमने फॉर्मूला बताया आपको, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स, इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स आपका हुआ 0.5 इंटू एवोगाड्रो नंबर हो गया Na, समझे। अब आप देखें कि इन सबों में नंबर ऑफ एटम्स की संख्या किसमें इसके बराबर आती है, मीन्स 0.5 इंटू Na आती है। ठीक है, तो यहां देखिए मीथेन, मीथेन CH4, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन है तो 12 4 16 ग्राम, 16 ग्राम। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, 8 ग्राम्स बाई 16 ग्राम्स पर मोल। समझ गए होंगे बच्चे। ठीक है, ग्राम ग्राम कैंसिल, 8 दूना 16, तो ये हो जाएगा 1/2 मोल ऊपर गया इज इक्वल टू 0.5 मोल। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 0.5 इंटू Na। बात समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये इक्वल है इसके, बात आ रही है समझ में। वैसे इसमें भी देख लें, इथेन, इथेन में ये हुआ आपका C2H6, C2H6, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 36, यहाँ दिया गया है 6, तो N का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6/30, 6 पचे 30, 1/5। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स N इंटू N हो गया 1/5, N इंटू Na। अब वैल्यू आप पुट कर सकते हो, N का वैल्यू कितना है यहाँ पर 1/5, तो 1/5 इंटू Na, जो इसके इक्वल नहीं है। हाँ, 21 ग्राम प्रोपेन C3H8, प्रोपेन, प्रोपेन का कितना, 12 तियां 36, 8 6 44, 44 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है 21, 21 दूनी 42। ठीक है, ये भी हाफ मोल नहीं आएगा। यहाँ पर CO 28 ग्राम दिया गया है, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16, 12 और 16, 12 प्लस 16, 6 2 8, 1 1 2, 28। इसका मतलब कि यहाँ पर दिया गया है CO का 1 मोल, 1 मोल, क्योंकि गिवन मास है 28, गिवन मास है 28, तो N इज इक्वल टू 28 ग्राम बाई 28 ग्राम पर मोल, 28 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये हो गया आपको 1 मोल। बात समझे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, N इंटू Na इज इक्वल टू 1 इंटू
Na। थोड़ा सा ध्यान से देखें, बहुत सिंपल सी बात है। इसलिए आपका सही ऑप्शन बच्चों क्या होगा? सही ऑप्शन होगा ए। सही ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मॉलिक्यूलर मास? याद रखना बच्चों, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू वैलेंस फैक्टर, वैलेंसी इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला मास। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक सवाल, बहुत सुंदर सा सवाल है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम्स ऑफ CO2? CO2 का 22 ग्राम्स आफ्टर कंबसन एज पर रिएक्शन गिवन बिलो। ये रिएक्शन दिया भी जा सकता है एग्जाम में, नहीं भी दिया जा सकता है। यहाँ देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पर मीथेन का आपने कितना लिया है? मीथेन का आपने लिया है 1 मोल। मीथेन का 1 मोल लिया है। 1 मोल से CO2 कितना बन रहा है आपको? CO2 बन रहा है 1 मोल। 1 मोल 1 मोल यहाँ 22 ग्राम CO2 के लिए कितना मीथेन चाहिए? तो 1 मोल CO2 का मतलब क्या हो गया कि कितना ग्राम? कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 दूनी 32 इज इक्वल टू 44 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल। बच्चों अब यहां देखें कि 44 ग्राम आपको मिलता है 1 मोल से। 44 ग्राम मिलता है 1 मोल से, तो 22 ग्राम कितना से मिलेगा? बड़ी सिंपल सी बात है। 22 ग्राम CO2 अगर चाहिए तो वहां पर आपको मीथेन का कितना मोल चाहिए? कितना मोल चाहिए? हाफ मोल इज इक्वल टू 0.5 मोल। बड़ी सिंपल। फिर से देखें, जितना कार्बन मीथेन में एक कार्बन तो एक CO2, जितना कार्बन होगा उतना CO2 बनेगा। तो 1 मोल मीथेन में 1 मोल CO2 बनेगा। 1 मोल CO2 का 44 ग्राम। अगर हमें 22 ग्राम चाहिए, 22 ग्राम चाहिए तो मीथेन कितना करेंगे? आधा कर देंगे, 0.5 मोल। बात आ रही है समझ में? बात समझ रहे हैं बच्चा लोग? अगर इसको नियमानुसार बनाएं तो देखें, नियमानुसार अगर बनाएं तो आप ऐसे करो, पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, ये कितना हो जाएगा? मास ऑफ CO2, मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ CO2, मोलर मास ऑफ CO2। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपको? मास ऑफ CO2 कितना दिया गया है? 22 ग्राम्स। मोलर मास ऑफ CO2 कितना होता है? 44 ग्राम पर मोल। ये देखिए ये कैंसिल, 2 ग्राम ग्राम कैंसिल, आपको कितना आया बच्चों? 1/2 मोल ऊपर गया मोल, 1/2 मोल इज इक्वल टू 0.5 मोल। ठीक है, अब CO2 का कितना आया हमको? 5 मोल। CO2 का 5 मोल आया। ठीक है, तो 1 मोल CO2 मिलता है कितना से? 1 मोल मीथेन से। तो हाफ मोल CO2 कितना से मिलेगा? हाफ मोल मीथेन से। ठीक है, यहां लिखिए फ्रॉम, कोई स्कूल में टीचर मांगते हैं कि इसको कैसे बनाया आपने। फ्रॉम केमिकल रिएक्शन वी हैव, हम देखते हैं
क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, मीथेन का जितना नंबर ऑफ मोल्स पार्टिसिपेट कर रहा है उतना ही CO2 का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। जितना मीथेन का नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट कर रहा है, कंबसन जल रहा है, उतना ही CO2 आपको, उतना ही मोल CO2 मिल रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस कितना हुआ? ये प्रोड्यूस हुआ आपको 0.5 मोल। तो ये इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन के। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन भी कितना होगा? 0.5 मोल। समझे बात? ठीक है, चलिए। तो आज के इस लेक्चर में, इस खेल में, इस इंजॉयमेंट में हम लोग इतना ही रहने दें। पार्ट बी में हम लोग फिर से मिलते हैं। आप लोग पहले से तैयार होके, अधिक मजबूती से तैयार होकर रहिए, अपने प्रैक्टिस करके रहिए, पढ़ के रहिए और इसी तरह पढ़ते रहिए। गेट योर सिंसियरिटी ऑफ वन डिग्री लेवल। ठीक है, विशिंग यू फॉर द बेस्ट। ओके, थैंक यू।